पहले बच्चों कैसे हो आप सभी। आपका पेपर है अब 4 तारीख को, है ना। फिर 5 की फिर छुट्टी है आपकी, होनी चाहिए ना। अब देखो, मुझे लग रहा है कि आज और कल मैं आपकी ऑर्गेनिक तो क्या हो जाएगी बच्चों, खत्म हो जाएगी। तो अपन शुरू करते हैं। पहले बच्चों कैसे हो आप सभी, बढ़िया नहीं है। इधर देखिए भाई, बच्चों देखो हम क्या पढ़ेंगे आज, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की संरचना, पहली बात। दूसरी बात हम लोग यहां पढ़ेंगे इसके बाद परीक्षण। नाम सुने आपने, नहीं सुने, नाम सुनाएंगे आज आपको। परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के परीक्षण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए। आपका पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां पर हार्मोन। जितना हमारी केमिस्ट्री में हम उतना ही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में केवल आधा पैराग्राफ दे रखा है तो उतना ही पढ़ना है हमें। हार्मोन, और उसके अलावा कौन है भाई, विटामिन, और एक कौन है भाई, एंजाइम। नाम सुने कभी, एंजाइम। सही लिखा है ना मैंने, गलत लिखा है, आधा ना आएगा। अच्छा ऐसे करते हैं, एंजाइम। चलिए भाई, मैंने लास्ट में आपको कुछ बताया था, वादा लिया डैश डैश, है ना। अब आप लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद हम लोग को बात करनी है प्रोटीन की। किसी बारे में बात करनी है, प्रोटीन की। तो देखो भाई यहां लिखता हूं मैं, कॉपी में हेडिंग डालना आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है बच्चों। आज मैक्सिमम वो पार्ट है जिस जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो एनसीईआरटी में से भी पढ़ना है, मैं बस समझाऊंगा ऐसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखो भाई सबसे पहले यहां लिखा जाता है, लिखो इसके अंदर प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों का, साथ में लिखना भाई, टाइम नहीं है लिखने का अलग से। प्रोटीन कौन है बच्चों, अल्फा अमीनो अम्लों का बहुलक, जिसमें 100 या ज्यादा अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। जिसमें 100 या ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। तथा अणुभार, कितना होता है प्यारे बच्चों, 100 क्या 10,000 यू, 10,000 यू से 10,000 यू तक क्या ज्यादा। प्रोटीन के बारे में यह बोला गया कि प्रोटीन क्या होता है, जिसमें कम से कम 100 अमीनो अम्ल हो और उसका अणुभार कितना हो जाए, 10,000 यू। यानी वास्तव में कौन हो गया ये, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़ा, है ना। पर ये बात फेल हो गई कुछ दिनों बाद ही, क्योंकि हमें एक नया प्रोटीन मिल गया जिसका नाम क्या था, इंसुलिन। इंसुलिन में केवल कितने अमीनो एसिड है, 51 अमीनो एसिड है। लेकिन इसकी संरचना इतनी बढ़िया बन गई कि ये प्रोटीन कहलाने लग गया। इंसुलिन जानते हैं आप,
प्रोटीन क्या वास्तव में परिभाषा क्या है कि प्रोटीन को अल्फा अमीनो का बहुलक बोला जाता है। चलिए भाई, अब क्या है प्रोटीन? तो प्रोटीन देखो, मैंने आज हेडिंग डाली है, क्या लिखा है यहाँ पर? पॉलीपेप्टाइड। तो देखिए अब लिखा सबने ये, है ना? मैं दो अमीनो अम्लों को अगर मैं जोड़ दूं, आपकी बायो ही चल रही है, अगर मैं दो अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ दूं तो मिलता है मुझे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या मिलता है? तो लिखे यहां पर अपनी कॉपी के अंदर, जो हमारे काम की बात है वो याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कुछ नहीं है बच्चों, कौन सा बॉन्ड है? एक अमाइड लिंकेज। कौन सा लिंकेज है बच्चों? अमाइड लिंकेज, यानी कुछ ऐसी संरचना है इसकी जिसमें आपको ये बॉन्ड दिखेगा, जैसे नाइट्रोजन पे यहां क्या लगा दूं मैं? H। अब सुनिए, क्या ये नाइट्रोजन पे लगा हुआ H हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या? क्या ये कार्बन पे लगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? यानी जब भी कोई प्रोटीन की संरचना की बात करूंगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक को छोड़ के बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सल्फर डाई बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? यही भाई। अब देखो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा लिंकेज? अमाइड लिंकेज। तो लिखना शुरू किया मैंने, मान लीजिए मैंने आपको लिख के दिया ग्लाइसिन और एलानिन। इसका मतलब क्या है? दो अमीनो अम्ल मैंने ले लिए। आप सब जानते हैं ग्लाइसिन की संरचना क्या होती है। यहां लिखा मैंने, देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहां पे लगाया कार्बन, इधर लगाया NH2। लेफ्ट में हमेशा दिखेगा आपको कौन सा टर्मिनल, C या N? N टर्मिनल। इधर मैंने लिखा H, N, यहां पर H। बच्चों अगर मैं इसको ग्लाइसिन बोलूंगा तो यहां तो क्या रहेगा, और यहां भी आ जाएगा H। याद है ग्लाइसिन, पहले में H, दूसरे में CH3, तीसरे में आइसोप्रोपाइल। कुछ संरचना याद करवाई थी। यहां पे कौन, अगर मैं इसको एलानिन बोलता हूं तो यहां पर कौन आ जाएगा? CH3। इधर कौन आ गया? C डबल बॉन्ड OH। अब तुमको पता है ये रिएक्शन करेगा, अटैक, ऊपर नीचे बाहर, वो सब कुछ आया ना, कौन बाहर निकलेगा? चल मैं फिर बोल रहा हूं, तुमको मैंने लास्ट क्लास में संरचना के बारे में बताया था, तुमको संरचना याद रखनी है। संरचना पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट के अंदर, समझ गए? इन दोनों की रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद कौन बाहर निकला? जल। आइए, हमें मिलेगा क्या? H2N। यहां कौन? CH2। कौन आया इधर? डबल बॉन्ड O। इधर NH, इधर H, यहां पर कौन आ गया? CH3। इधर कौन आ गया? C डबल बॉन्ड OH। बोर्ड पे देखिए, ये जो बना है ना, ये इसका नाम होता है डाईपेप्टाइड। क्या नाम है इसका? डाईपेप्टाइड। क्यों बोला मैंने इसको? क्योंकि इसमें दो अमीनो अम्ल है। कितने अमीनो अम्ल है? चलिए, एक डाईपेप्टाइड के अंदर मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कितना होता है? एक। 10 में 9, 11 में 10। मैंने कहा पेंटापेप्टाइड मतलब क्या? पेन नहीं, पेंटापेप्टाइड का मतलब कितने अमीनो अम्ल? 5। जो ये नंबर है ना, वो अमीनो अम्लों की संख्या बताता है। अरे बात समझ में? डाईपेप्टाइड मतलब दो अमीनो अम्ल से मिलकर बना ये बॉन्ड है, और इस दो अमीनो अम्लों से मिलकर जो बना बॉन्ड है, उस अमीनो अम्ल जो बॉन्ड बना है उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? एक। अरे बात सुन, चलिए मैंने लिखा ग्लाइसिन एलानिन। अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो ध्यान से देखिए, अगर आप लोग को संरचना याद है तो, ग्लाइसिन और फिनाइल एनालिन, कभी नाम सुना है आपने? फिनाइल एलानिन। देखो, ग्लाइसिन के लिए तो 3 लेटर सिंबल GLY होता है, इसके लिए क्या होता है? अरे बेंजीन CH3 नहीं, तुम लोग तो प्रोटीन में पढ़े हो ना, प्रोटीन को व्यक्त करने के तरीके, एक 1 लेटर सिंबल, 3 लेटर सिंबल। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ऐसा कुछ? कोई नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे कोर्स में नहीं पढ़ाया होगा। मैंने GLY लिखा है, इसका मतलब क्या है? ग्लाइसिन। जो भी मैं लेफ्ट में लिखता हूं उसका कौन सा सिरा फ्री होगा? N।
इसको बोलते हैं एन टर्मिनल। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? ऐसे तो हो ही सकता है ना, पढ़ाया होगा ना कि प्रोटीन के लिए तीन नाम सिंबल, तीन, एक प्रोटीन को तीन नाम के सिंबल से व्यक्त करते हैं, ग्लाइसिन GLY, एलालिन को ALA। अपनी एनसीईआरटी खोलोगे ना तो एनसीईआरटी के वो अमीनो अम्ल के नाम लिखे हैं, उसमें लिखा हुआ है 1 लेटर सिंबल, 3 लेटर सिंबल। तो मोस्टली ये बायो में आई गेस मे बी या तो कोर्स में तुम्हारे होगा नहीं, या फिर वो जहां भी है वो देखना। चलो भाई, मुझे अब इसकी संरचना बना के बताओ। ग्लाइसिन और फिनाइल एलानिन, क्या होता है फिनाइल एलानिन में? क्या करूं यहां पर सर? CH2 और बेंजीन लगा दूं, बाकी सब कुछ सेम। बनाओ। कब कब नहाता है तू? नहाता कब कब है? महीने में कितने दिन में नहाता है? डेली करना? घर जाने के बाद नहाता होगा? नहीं, कई बार होता है ना, हम जब जब जिस दिन हम कपड़े धोते हैं हम उसी दिन नहाते हैं। बच्चों बना दिया क्या संरचना? क्या चेंज करूं बस ये बता दो। लास्ट में जहां CH3 लिखा हुआ है उसमें बस H2 लगा के क्या लगा दूं? बेंजीन। और क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन फिनाइल एनालिन का डाइपेप्टाइड। आगे के बात सुनो, ग्लाइसिन और फिनाइल एनालिन का डाइपेप्टाइड। मान लो मैंने 3 अमीनो अम्ल लिखे, देखो, ग्लाइसिन प्लस एलानिन प्लस वेलिन। बोर्ड में देखो सभी। आपसे कोई पूछे बताओ कितने प्रकार के इसमें संयोजन पॉसिबल है, तो कैसे निकालोगे? तो ध्यान रखना इस केस में आपको लगाना है फैक्टोरियल। क्या लगाना है? ये मैथ्स की चीज है लेकिन बड़ी आसान है। क्या ये तीनों अलग अलग है? तो 3 फिर गुणा 2 गुणा 1, बस नंबर घटाते घटाते गुणा करते जाओ। इसको बोलते हैं 3 का फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको? अब मुझे कोई बोले नहीं 4 का फैक्टोरियल बताओ, तो क्या होता है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कितने अमीनो अम्ल है? तीनों अलग है, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 3 दूना 6। कितने हो गए? 6 कॉम्बिनेशन। आ रही है बात सुने? 4 अगर अलग अलग अमीनो अम्ल आ जाए तो कितने कॉम्बिनेशन? 4 तिया 12 और दूना 24। ध्यान रखना। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, प्रायिकता और संभावना करके मैथ्स होती है, जिसमें उस पर बेस्ड छोटी हल्की सी चीज पूछेगी। आपके डीपी में भी क्वेश्चन ऐसा है, एक मिल जाएगा। अब देखिए भाई, अगर 10 अगर 10 अमीनो अम्ल मिल जाए, जैसे एक दो मिले तो डाई, 3 मिले तो ट्राई, 4 मिले तो, 5 मिले तो, 10 मिले तो डेकापेप्टाइड, और डेकापेप्टाइड को ही बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? अगर 10 हो गए तो क्या बोल देंगे? पॉलीपेप्टाइड। तो यहां लिखता हूं, देखो मैंने लिखा है यहां पर ट्राईपेप्टाइड। आपको क्या बताना है इसमें? नंबर ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड बता देंगे। मैंने लिखा है यहां पर पेंटापेप्टाइड। शिवा बहुत बोल रहा है आज तू। शिवा नहीं बोला? हाँ शिवा नहीं बोला, पीछे से आवाज आइए। तू ही बोल रहा बेटा ना। पेंटापेप्टाइड यहां लिखा मैंने, बोलो नोना। नोना पेप्टाइड। चलिए, इसमें नंबर ऑफ अमीनो अम्ल कितने होंगे? जो संख्या है वही है 3। इसमें कितने?
इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड? 2, 8। आ रही बात सुनने? अगर 10 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाएं तो वो क्या बना देते हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्या कहा मैंने? अगर 10 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाएं तो क्या बना देते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और लेकिन ध्यान रखना, अगर 100 जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? अमीनो अम्ल। लेकिन जरूरी है, पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन बोल दिया जाता है। क्या कहा मैंने? पॉलीपेप्टाइड को ही क्या बोलते हैं? प्रोटीन। लेकिन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं, बस एक बेसिक डिफरेंस बता दिया कि कम से कम 100 अमीनो अम्ल होने चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? साथ में क्या होना चाहिए? भार कितना होना चाहिए? 10,000 AMU तक। लेकिन ये बात किस में फेल हो गई? इंसुलिन में। वो 51 में ही काम कर गया वो। आ रही बात समझ में? 10, अगर 10 अमीनो अम्ल आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। 10 से शुरू करेंगे। मान लो मैंने कहा 150 अमीनो अम्ल है, तो क्या है ये? पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन भी क्या है? पॉलीपेप्टाइड। आ रही बात समझ में? लेकिन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में एक फर्क है। प्रोटीन की संरचना में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। प्रोटीन की संरचना में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसकी संरचना में एक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट बनने लगता है, जिसमें कोई सल्फर के बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स, सब वंडरवॉल फोर्स तो हर जगह ही होता है, ऐसे फोर्स भी शामिल होके मॉलिक्यूल की संरचना को गोलाकार, मॉलिक्यूल की संरचना को रेखीय इस या जालीकार इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। अरे बात सुने, तो प्रोटीन की 2 प्रकार की संरचना होती है। अब ये सुनना, केवल इधर देखो भाई, मैंने यहां बात करी प्रोटीन की। प्रोटीन की 2 प्रकार की संरचना। एक ऐसी संरचना जिसमें प्रोटीन की जो शीट है वो एक जाला बना रही है, और यहां आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और एक आपको दिखेगा, एक जाला सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? जाला। अब मैं ये जो जाला है ना, इसको पानी में फेंक दूं तो ये पानी की सतह के ऊपर आ जाएगा, पानी में डूबेगा नहीं। हमारे नाखून, हमारे बाल, ये वही प्रोटीन है जिसको बोलते हैं केराटिन। क्या बोलते हैं? जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। आप जब कभी कभी बहुत ज्यादा खेल के आते हैं, जब अब या फिर कहीं बाहर से, जैसे धूप में से निकल रहे हैं और पसीना वसीना आ रहा है, तो अपने हाथों को यूं रगड़ते हैं तो आपको लगता है वो काला काला कुछ निकल रहा है, जिसको आप बोलते हो मैल है। पर एक्चुअली वो क्या है? आपकी त्वचा है, वो भी प्रोटीन है। कौन है भाई? प्रोटीन। और वो उसमें जो मैल लग रहा है, वास्तव में वो क्या है कि उसमें क्या लग गया? डस्ट है। लेकिन आप जब रगड़ते हो तो आपकी त्वचा के साथ साथ आता है। उस प्रोटीन को अगर आप कुछ देर बाद पानी में डालोगे तो घुल जाता है। लेकिन नाखून को भी हाथ में लो, धुलेंगे क्या? वहीं पड़े रहेंगे। आया ना? तो वो जो प्रोटीन घुलता है, देखो ये जो प्रोटीन है ये हो गया नेटवर्क, जालीनुमा। और एक प्रोटीन ऐसा होता है जो इस तरीके से कॉइलिंग करेगा कि क्या बन जाएगा? गोलाकार, और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बीच में। ये गोलीकार। और ये कौन सा? जालीनुमा। जो गोलीकार प्रोटीन है वो प्रोटीन को बोलते हैं ग्लोबुलर। क्या बोलते हैं? और जो जालीनुमा है उसको बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं? नाम सुना है ना आपने? ये फाइबरस और ये जालीनुमा। जो जालीनुमा है वो पानी में सॉल्युबल, लेकिन जो बॉल बन गया, गोल हो गया, वो पानी में सीधे सॉल्युबल। कौन कौन से प्रोटीन है जो पानी में सॉल्युबल है? एल्बुमिन का नाम सुना है आपने? अंडे, अंडे के अंदर जो ऑमलेट बनाते हैं उसको पानी में मिलाते हैं, कुछ मिलाते हैं ना पानी, तो वो पानी में सॉल्युबल है, तभी तो बन रहा है। हाँ जी। आपको केवल क्या याद रखना है? प्रोटीन कितने प्रकार के? जालीकार और, बस पढ़ लो एक बार इसको। रेशेदार समझ गए? फाइबर। जो मैंने बोला वही है क्या? बोलो ना। लिखना नहीं है, बस देखना है। बस लिखने का काम यहां तक था। अब मैं लिखने दे दूंगा आपको। इसमें इसमें लिखो भी क्या, ये सब तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। प्रोटीन कितने प्रकार का? रेशे मतलब फाइबर, और ऐसे लंबी लंबी लाइनें बनेगी एक दूसरे के बीच में, जाल बन जाएगी। पानी में सॉल्युबल। गोली का अगर मतलब गोल हो गए, और गोल होने का मतलब बॉल बन गए सीधे डुबुक अंदर। आ रही बात समझ में? प्रोटीन 2 प्रकार। अब देखो, ये जितने भी मैंने प्रोटीन बनाए, इन सारे प्रोटीन की संरचना होती है प्राथमिक,
द्वितीयक और तृतीयक। यहां देखिए, चाहे गोलिकाकार प्रोटीन बोलूं, कौन सा प्रोटीन बोलूं, चाहे गोलिकार प्रोटीन बोलूं या फिर रेशेदार प्रोटीन बोलूं, दोनों प्रकार के प्रोटीन की संरचना होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए भाई, मैंने सबसे पहले बात करी यहां पर, ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया था यहां पर क्या है, प्रोटीन के प्रकार क्या है बच्चों, और यहां मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर, प्रोटीन की संरचना ऑफ प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड के आपको याद है, हमने भी बताया था कि 1 से लेकर 10, तो पॉलीपेप्टाइड एक लाइन में जुड़ते जाएंगे, एक लाइन में एक तार की तरह जुड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं प्राथमिक संरचना। क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बनाया ये प्रोटीन की पहली लेयर, कौन सी संरचना, प्राथमिक संरचना। कई सारी लेयर हो सकती है, ये कौन सी संरचना बच्चों, प्राथमिक संरचना। सुनना अच्छे से, ये प्राथमिक संरचना, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन ये प्राथमिक संरचना अगर घूमने लग जाए, क्या हो जाए, जैसे मान लो ये प्राथमिक संरचना मैंने बनाई और ये प्राथमिक संरचना घूम रही है, ठीक, इस प्राथमिक संरचना में यहां पर मान लो कौन है, C डबल बॉन्ड हो, यहां पर कौन आ गया बच्चों, NH, इनमें क्या हो जाएगा, वापस कौन आ गया, C डबल बॉन्ड हो, यहां कौन आ गया, NH। ऐसे ही किसी ने किसी और अलग अलग का होगा, ये इनमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, या कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हो जाए जिसमें ये देखो केवल कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कुछ नहीं दिख रही है, तो क्या बोलेंगे हम, यानी बेसिक बैकबोन, केवल एक मतलब एक बेसिक संरचना जो सीधी सीधी संरचना है। कौन सी संरचना, प्राथमिक। सोचो मैंने इसको गर्म किया, खूब गर्म किया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और ये क्या बन जाएगी, सीधी। और ध्यान रखना, कितना ही परिवर्तन कर लो आप प्रोटीन में, गर्म कर लो, ठंडा कर लो, पीएच बढ़ा दो या कुछ भी कर दो, तो उससे केवल क्या नष्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। उससे संरचना कौन कौन सी संरचना खत्म होगी, अभी मैं बताऊंगा। एक चतुर्थ संरचना भी होती है, एक तृतीयक भी होती है और एक द्वितीयक भी होती है, लेकिन प्राथमिक संरचना पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब देखो, बिल्कुल बेसिक बैकबोन, कोई भी कुछ नहीं, लेकिन इसकी एक खास बात, ये बताती है एक सीक्वेंस कि पहले कौन आया, ग्लाइसिन, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर वापस कौन आ गया, फिर कौन आ गया, PHA, फिनाइलएलानीन। समझ गए आप, मतलब एक सीक्वेंस को जो बताती है वो कौन सी संरचना होती है, प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना में ही जब कुंडलिन चालू होती है तो उसको बोलेंगे हम द्वितीयक, तृतीयक और आगे की संरचना। द्वितीयक संरचना भी कितने प्रकार की बच्चों, अगर द्वितीयक संरचना ऐसे घूम रही है लगातार, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड यही बन रहे हैं खुद ही के मॉलिक्यूल से, किसी दूसरे की जरूरत नहीं, खुद से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। क्या बोलते हैं, लेकिन मान लीजिए ये कुंडली मार रही है बच्चों, ऐसे कुंडली मारते हुए यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O, कौन आ गया, ऐसे ही दूसरी जो संरचना इसके बाजू में से निकल रही है, भाई दूसरी संरचना भी इसके बाजू से निकल रही है, और यहां कौन आ गया, NH। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, तो ये दोनों शीट एक दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के क्या आएगी, पास। इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेट। क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेट का मतलब कुछ नहीं है, आपस में एक लेयर इतनी ज्यादा खिंच जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पहली और दूसरी लेयर में बन जाते हैं। प्राथमिक संरचना क्या, सीधी, कोई लफड़ा नहीं, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो क्या पता होते होंगे आपस में लेयर में। दूसरी संरचना कौन सी, खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्ड, खुद ही कॉइलिंग हो रही है, स्प्रिंग जैसी। तीसरी मतलब ये हो गई अल्फा, ये कौन सी हो गई, बीटा। अब बीटा में क्या है, सर खुद से ही क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, एक लेयर दूसरी लेयर, यानी ये लेयर में होगी, किसमें होगी, जबकि ये कैसे होगी, सिंगल। क्या ये बात समझ आ रही है, अब देखो ये जो मैंने बोली, ये कौन सी संरचना की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब आपसे कोई बोले कि कौन सी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा दिखेंगे, प्राथमिक या सेकेंडरी। यहां पर इनके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ हमें मानना भी चाहिए। सल्फर डाई सल्फर बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, बीच में मतलब सल्फर सल्फर आके बॉन्ड बना ले, जैसे अपन ने पॉलीमर में पढ़ते थे कभी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन का भी नाम सुना है आपने,
अरे सुना तो होगा, पॉलीमर तो तुम पढ़ के आए हो, ऐसे मत बोलो कि सर हमने तो पढ़ा नहीं है। चले कोई नहीं। ये कौन सी रचना? अल्फा। क्यों बोला मैंने इसको अल्फा? कॉइलिंग हो रही है। इसको मैंने क्या कहा? बीटा और अल्फा में फर्क क्या है? सर अल्फा में हाइड्रोजन बॉन्ड कहां है? खुद में ही। और जबकि इसमें कौन है? अलग अलग अणु में, अलग अलग प्रोटीन की लेयर में। आ रही है के बात समझ? अब देखो मैं आगे बात कर रहा हूं किस पर? टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर कॉइलिंग। जैसे मान लो मैंने ये बनाया, ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर थी भाई? सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी। यही स्ट्रक्चर घूम जाए, यही स्ट्रक्चर क्या हो जाए? घूम जाए। यानी खुद में तो कॉइलिंग थी इसमें। अब क्या होगा? यहां से इसके बीच में क्या होने लग जाएंगे? हाइड्रोजन, और एक गोलाकार संरचना बदल जाएगा। है कुछ नहीं, बस सेकेंडरी की फर्दर क्या हो गई? कॉइलिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही फर्दर क्या हो जाए? घूम के गोलाकार संरचना में बदल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर, यानी मोर कॉम्पैक्ट। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और ज्यादा। अब देखना ध्यान से, ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाई थी बच्चों मैंने? टर्शरी। यहां देखो, अब कई सारी टर्शरी स्ट्रक्चर को लेकर आया मैं, 1 2 3 और 4। टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के इतनी पास आ गई कि वो खुद से ही क्या कर दे? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग जाए। अरे बात समझ में? कभी आपने क्लोरोफिल का नाम सुना है? कितने कितने अणु होते हैं उसमें? 4। कितनी पोरफायरिन रिंग होती है? 4 होती है। 4, वो चारों के चारों आपस में जुड़ जाती है, हाँ या ना? वो कौन सी हो गई? चतुर्थ संरचना। कौन सी संरचना? अब इनमें आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, मैंने गर्म किया 4 डिग्री। ये कौन सी डिग्री है बच्चों? 4 डिग्री। मतलब 4 डिग्री को गर्म किया तो पहले ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। किसमें कन्वर्ट होगा? 3 डिग्री को जैसे ही गर्म करूंगा तो ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, खुलेगी, खुल के किसमें जाएगी? 2 डिग्री को गर्म किया तो गर्म करते किसमें जाएगा? और 1 डिग्री मतलब कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यानी अब सुनो, जब मैं किसी प्रोटीन को उच्च ताप पर, या एकदम ताप, उच्च ताप से निम्न ताप पर, या पीएच में बहुत ज्यादा क्षार अम्ल डाल दूं, तो प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रोटीन का विप्राकृतीकरण। क्या बोलते हैं? नहीं देखो, अंग्रेजी में बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे इसको? विकृतीकरण। क्या बोलेंगे? और विकृतीकरण कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि वास्तव में सारी संरचना खत्म करके क्या बना देना। आपका अंडा होता है, अंडा, शेरू, अंडा, अंडे में होता है एल्बुमिन। जो आप हिलाएंगे ना अंडे को अपने कान के पास, तो आपको फील होगा कि वो आवाज कर रहा है। लेकिन जब उस अंडे को वो तार से काट के बॉईल करके रख देता है ना, वो बॉईल करता है, वो नॉर्मल पानी में ही वो बॉईल करता है। अंडों को भी फोड़ा नहीं है, बस अंडे को जैसे आलू उबालते हैं वैसे पानी के अंदर उन्होंने उबाला। तो होता क्या है कि उबालने पर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? खत्म। और अंडा बिल्कुल जो अंदर का हिस्सा है वो एकदम ठोस हो जाता है। क्या हो जाता है? अब देखो, मैं तो अंडा खाता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये सब चीजें। जरूरी है कि जो खाओगे तो ये आपको पता होगा, है ना? तो होता क्या है, फिर वो जो अंडे का जो यॉक है वो सख्त हो जाता है। अब अंडे का ये बदलना, इस भाग में बदलना, ये किसकी पहचान है? क्या बोलते हैं? विकृतीकरण। क्या बोलते हैं इसको? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है क्या? सर, उच्च ताप पर प्रोटीन की सारी संरचनाएं 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री खत्म होकर किसमें बदल जाती है? और 1 डिग्री संरचना हमेशा बनी रहती है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? प्रोटीन की कितनी संरचनाएं? 1 डिग्री क्या? सीधी सीधी संरचना, बेसिक बैकबोन। ये केवल क्या बताता है? सीक्वेंस को। 2 डिग्री में क्या होता है? सर कॉइलिंग शुरू होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 डिग्री कितने प्रकार की? अल्फा और उसके बाद बीटा या अल्फा की अगर फर्दर कॉइल होगी, वो गोल जैसी बन जाए, तो क्या होगा? और 2-3 टर्शरी आपस में मिलकर क्या बना देती है? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? प्यारे बच्चे बोलो ना। ये देखो, यहां मैंने कुछ अंग्रेजी में लिखा है, इसको छोड़ दो। ये देखो, ये कौन सी संरचना? ये कौन सी संरचना? ये ये सेकेंडरी बर्ड घूम के क्या बना दी? अब इसको देखो ध्यान से, 1 2 3 संरचना आपस में क्या हो गई? मिल गई। तो क्या बोलेंगे इसको? क्वाटरनरी या फिर चतुष्क संरचना। चतुष्क बोलते हैं, चतुर्थ बोलते हैं? पढ़ दो ना एक बार।
सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है। किसी प्रोटीन के प्रत्येक, इसके बाद ये डॉट नहीं आना चाहिए, यहीं चलो हो गया, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल का क्या होता है, अगर इस क्रम को बदल दिया तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उसका पूरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा। जैसे ग्लाइसिन के बाद वेलिन आ रहा है, मान लो हमने बस वेलिन की जगह और इन दोनों की बस जगह बदल दी तो पूरा प्रोटीन, और प्रोटीन बदलने पर पूरी फंक्शनिंग चेंज। अमीनो अम्ल का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, अर्थात अमीनो अम्ल के परिवर्तन से क्या बन जाता है, भिन्न प्रोटीन, हाँ या ना। इधर देखिए, कौन सी संरचना की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंडरी या द्वितीयक। देखो ये बताता क्या है, यह उस आकार का वर्णन करता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या हो सकती है, मौजूद हो सकती है। क्या लिखा हुआ ये, देखो मैं मेरे पास अंग्रेजी में थी तो मैं रात को बैठ के जितनी मैं हिंदी कर रहा था वो मैं थोड़ी बहुत कर रहा था। क्या लिखा हुआ यहां पर, एच बॉन्ड द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की प्राइमरी स्ट्रक्चर को मोड़ने मतलब घुमाने के कारण सेकेंडरी संरचना क्या होती है, उत्पन्न होती है। कितने प्रकार की, अल्फा और अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, ये तुम पढ़ चुके हो है ना। ये कौन सी है भाई, कैसे पता, क्योंकि खुद के मॉलिक्यूल में क्या बना रखी है इसने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बच्चों, ये अल्फा हेलिक्स, यहां देखो पढ़ना है पर क्या लिखा हुआ है, ये शब्द देखो कौन सा है, ये अंतर आणविक मतलब दो अलग, इंटर, अंतर का मतलब यहां क्या है, इंटर, दो अलग अलग चेनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये पहली चेन, ये पहली चेन बच्चों, ये कौन सी चेन है, दूसरी चेन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है दो अलग अलग में, इसमें और इसमें। क्या ये वही बीटा प्लेटेड हो गई जो मैंने आपको बताई थी, हाँ भाई शेरू, क्या लिखा भाई, क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समग्र वलन का वर्णन करता है, अर्थात द्वितीयक संरचना का और अधिक वलन से हमें क्या मिलता है, द्वितीयक संरचना। अभी हिंदी थोड़ी सी ऐसी लिखी हुई है पर आप मेरी भावना समझ गए होंगे, है ना। ये किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। बस तुमको ये पता है कि सर टर्शरी स्ट्रक्चर किससे बनती है, सेकेंडरी की ज्यादा कॉइलिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, टर्शरी। शुरू नींद आ रही है क्या, सुबह कब सोया, उठा रात को कब सोया था, 2 बजे, चलिए भाई आ रही के बाद समझ में। अब इसमें ऐसे बोल दूं कि कोई अगर इसकी कॉइलिंग कर दी जाए तो यहां खुद से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अभी जो हमने दिखाया था यहां पर देखो, याद है क्या बच्चों, प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा, खुद से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही, यहां भी क्या हो जाएगा, और ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है मुझे मालूम है, मैं क्या इसका मैं कर रहा था पर फिर हुआ नहीं, लेकिन कर दोगे। ऑन ज्वाइनिंग मल्टीपल टर्शरी स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, हमें कौन सी संरचना मिलेगी, जैसे देखो 1 2 3 4 एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने तो तुम्हारे बायो वाले याद रखना, हमारे इसमें तो कोई एग्जाम्पल दे नहीं रखे। आरी बात सुन में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ समझ में आई क्या बात, अरे बोलिए ना। चलिए भाई, कौन सा टेस्ट है बच्चों, प्रोटीन के टेस्ट। देखो ये प्रोटीन के टेस्ट है, तुमको क्या कभी ये याद है क्या, कभी हमने पढ़ा है ऐसा कहीं, निनहाइड्रिन कहां पढ़ा है, हमने आपको ऐसा बताया था कि एक ऐसा 4 ही यौगिक हैं जिसमें एक ही कार्बन पे 2 H स्थायी होते हैं, जिसमें कौन था, क्लोरल, फ्लोरल, निनहाइड्रिन और वो 3 मेंबर रिंग। यहां क्या होता है बच्चों, इधर देखो, इसको पहचानो कौन है ये R, यहां पर कौन हो गया H, क्या ये अमीनो एसिड है क्या, अगर अमीनो एसिड के सामने क्या लेके आ जाऊं, निनहाइड्रिन, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, देखो कौन सा कलर मिलेगा, अरे ऊपर जाओ, कौन सा कलर है, पर्पल ब्लू, पर्पल का मतलब बैंगनी नीला। आ रही बात सुनने, बस आपको याद रखना है कि
अब सोचो ये अमीनो अम्ल कहां मिलते हैं? प्रोटीन में मिलते हैं क्या? अमीनो अम्ल अकेला भी हो सकता है क्या? उसके अलावा और कौन कौन देता है? देखो लिखा है मैंने, अमोनिया गैस, प्राथमिक एमीन और पेप्टाइड भी इसके द्वारा क्या करते हैं, क्योंकि पेप्टाइड में भी क्या होता है, कुल मिलाके देखो ये किससे अभिक्रिया करता है, और मुक्त NH2 जिस जिसमें होगा वो सब अभिक्रिया कर देंगे। कौन कौन हो गया? अमोनिया। लेकिन ध्यान रखना ये इसमें ये मत चिपका देना, कौन है ये? अमाइड में भी फ्री होता है, लेकिन रिएक्शन किसकी है? एमीन की। कौन हो गया? अमोनिया। प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक, एलिफेटिक दोनों। ये वाली लाइन मैंने कहां से निकाली है? देखो कि ये आपके 12वीं की किताब में तो कहीं भी नहीं है। ये आपको कहां मिलेगा? आपके प्रैक्टिकल की जो किताब है एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, लैब मैनुअल, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं ना प्रैक्टिकल की किताब। बस उस प्रैक्टिकल की किताब में से मैंने जो जो हर टॉपिक में जो टेस्ट दे रखे हैं वो कराया। जो जो मैंने करवाया ना आपको टेस्ट के नाम से, वो सब वही दे रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये कौन है बच्चों? प्रोलीन ये टेस्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोलीन की संरचना क्या होती है। देखो यहां पर ऐसा होता है, ये प्रोलीन की संरचना है, इसमें मुक्त NH2 है क्या? जिसमें मुक्त NH2 नहीं है वो टेस्ट नहीं देगा। प्रोटीन के टेस्ट की बात कर रहा हूं, कौन सा टेस्ट है? अगर आपके पास प्रोटीन है, उस प्रोटीन में निन हाइड्रोजन की 2-4 बूंदे डाल दो, बूंदे डालते ही कौन सा कलर आएगा? पर्पल ब्लू। बस ये ध्यान रखना है। संरचना कैसी बनेगी वो मैंने आपके सामने बना रखी है, आपको बस याद रखना है क्या है। निन हाइड्रोजन परीक्षण कौन देता है? तो मुक्त NH2 तो अमोनिया में भी होता है, प्राथमिक एमीन में भी होता है, सेकेंडरी एमीन ये परीक्षण, अमाइड भी ये परीक्षण, क्योंकि वो एमीन नहीं है, वो कौन है? अमाइड है। आगे कौन लिखा हुआ है? पेप्टाइड। पेप्टाइड क्यों? क्योंकि सर पेप्टाइड में भी तो दो होते हैं, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। और एन टर्मिनल की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर, क्या एन टर्मिनल पर NH2 फ्री होता है क्या? फ्री होता है। अगर NH2 फ्री है इसका मतलब क्या है? वो भी ये परीक्षण दे देगा। कौन सा परीक्षण? निन हाइड्रिन। अरे बोलो ना, चलिए भाई पढ़ दो एक बार। हाँ भाई, बोले सर मैं ऐसे ही सोता हूँ और आज आप तो लिखने भी नहीं दे रहे। ध्यान रहेगी बात। अब टेस्ट का नाम है रखना, कौन सा टेस्ट? निन हाइड्रिन। तुम निन हाइड्रिन जानते हो, निन हाइड्रिन एक ऐसा यौगिक है जिसमें एक ही काल पे 2 H स्थायी है ना। उसके सामने अगर मैं कोई भी अमीनो अम्ल लेके आ जाऊं, कोई भी अमीनो अम्ल लेके आ जाऊं, या प्रोटीन लेके आ जाऊं, या पॉलीपेप्टाइड लेके आ जाऊं जिसमें कौन है? मुक्त NH2 है, या एमीन लेके आ जाऊं, अमोनिया ले जाऊं, है ना, कुछ भी लेके आ जाऊं, तो वो रिएक्शन करके ये बना देगा कौन सा कलर? बैंगनी नीला संकुल बना देगा ना। आपको ये संरचना याद रखनी है, बस आपको याद रखना है कि कौन सा रंग आता है। रंग भी याद मत रखो, बस अब तो ये याद रखना ये टेस्ट किसका है? मुक्त NH2 का। इतना याद रखना। और बस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, अच्छा सर ने निन हाइड्रोजन पढ़ाया था, तो कहां पढ़ाया था? प्रोटीन के टेस्ट में। इतना याद रखना है बस, आया ना? केवल नाम काफी है। इधर देखो, जब बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, तेरे से क्वेश्चन पूछता हूं, गिर जाएगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं। सुनो भाई, जब जब किसी की शादी होती है तो उसके हाथ क्या किए जाते हैं? पीले। क्यों किए जाते हैं? है ना। तो ऐसे ही एक टेस्ट है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? वो भी हाथ क्या कर देता है? पीले। जेंथोप्रोटिक टेस्ट कौन देता है? ये कुछ नहीं है, इसमें हम एक कंसंट्रेट HNO3 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेट HNO3 बेंजीन रिंग के साथ क्या करता है? नाइट्रीकरण। क्या करता है? और जो नाइट्रोबेंजीन बनती है उसका रंग होता है पीला। क्या होता है? अगर आप कोई लेबोरेटरी में कोई परीक्षण कर रहे हो मान लो, तो परीक्षण करने पर थोड़ा सा कंसंट्रेट HNO3 आपके हाथ पे लग गया, थोड़ा सा, आपको भी नहीं पता कैसे लगा लेकिन लग गया,
तो धीरे धीरे कुछ समय बाद आपके हाथ क्या हो जाते हैं, पीले, क्योंकि आपके हाथ में ये सब कुछ क्या है, प्रोटीन। आपके हाथ में क्या है भाई, प्रोटीन। आपके हाथ, आपकी हथेली पर नाइट्रिक एसिड गिरने से थोड़ा सा, बहुत हल्का सा अंश मात्र, ज्यादा गिरेगा तो जला ही देगा। हम तो बात करें, हमने बड़ी सावधानी से काम किया, टेस्ट ट्यूब पे कहीं लगा हुआ था और वो उसमें बह के हल्का सा कोई बूंद लगी थी, वो हमारे हाथ पे लगी, बस आपके हाथ धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, पीले। पूरे पीले नहीं होंगे, लेकिन आपको दिखा रहे पीले कैसे हो गया। हाथ पीला होने का मतलब क्या है, बोलो। हाथ पीले होने का मतलब है जेंथोप्रोटिक परीक्षण। कौन सा परीक्षण? और ये परीक्षण किसकी वजह से होता है, नाइट्रेशन। और आप बताइए कौन कौन से अमीनो अम्ल में बेंजीन रिंग होती है। याद करो, मैंने कहा था लास्ट के 5 में ही फिर तोड़ेंगे हाथ वाली जो सीरीज है, याद है? लास्ट के 5 में ही क्या होता है, रिंग होती है। याद करो, सबसे पहले कौन था, फिर फिनाइल एनालीन, उसके बाद कौन था, टायरोसिन। नाम सुना है? ये दोनों के दोनों अमीनो अम्ल में बेंजीन रिंग है, तो ये कौन सा परीक्षण दे देते हैं, जेंथोप्रोटिक परीक्षण। देखो कैसे पढ़ तो सही केशव, इसको बोलेगा। पढ़। जब प्रोटीन को सांद्र HNO3 से उपचारित किया जाता है तो कौन सा रंग प्राप्त होता है, पीला। अब देखो, अब ये काम की बात है, क्या लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग वाले अल्फा अमीनो अम्ल कौन कौन से, टायरोसिन जानते हैं आप, जिसमें यहां पर क्या होता है, CH2, ये R की जगह होता है, यहां क्या होता है, OH। बताओ FeCl3 के साथ भी ये परीक्षण दे देगा क्या? हाँ, क्योंकि ये कौन है, फिनॉल भी तो है। फेनिल एनालिन कौन होता है बच्चों, बेंजीन, यहां क्या लगा दो, जिस जिसमें बेंजीन रिंग होगी वो ये परीक्षण दे देगा। और परीक्षण क्या है, पीला रंग क्या होता है, पढ़ो उसको। कौन सा टेस्ट, हाथ पीले, कौन सा टेस्ट, जेंथोप्रोटिक परीक्षण। निनहाइड्रिन कौन सा था, मुक्त NH2 की वजह से, किसकी वजह से, और मुक्त NH2 की वजह से कौन सा रंग, रंग कौन सा था, आर्यवासन में। दूसरा टेस्ट कौन सा है, जेंथोप्रोटिक टेस्ट। आपको बस याद रखना है, ये जेंथोप्रोटिक तो आपको याद रहेगा, हाथ पीले, नाइट्रेशन, है ना, इसमें मुझे दिक्कत नहीं है बस। अगला कौन सा है, नाम क्या है, बाईयूरेट। अब देखो ध्यान से देखो, ये बाईयूरेट क्या है, मैंने 2 यूरिया को जोड़ दिया, 2 यूरिया को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो उसको क्या कहा मैंने, बाईयूरेट। क्या लिखा हुआ है, क्षारीय कॉपर सल्फेट, 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड वाले। अब मेरा क्वेश्चन, क्या अमीनो अम्ल ये परीक्षण देगा क्या, नहीं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड कितने होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक। मेरा क्वेश्चन, क्या डाई पेप्टाइड ये परीक्षण देगा क्या, नहीं, क्योंकि डाई पेप्टाइड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड कितने होते हैं, 1। तो वास्तव में ये बाईयूरेट टेस्ट है, किसका है, प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड। आ रही बात समझ में, क्योंकि प्रोटीन में तो कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और पॉलीपेप्टाइड में भी कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो खास बात क्या ध्यान रखना, क्षारीय कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट प्लस NaOH को अगर आप किस में डाल दें, प्रोटीन में डाल दें, तो कौन सा रंग मिल जाएगा, बस ये याद रखना है आपको। 3 टेस्ट मैंने बताए, एक हाथ पीले, जेंथोप्रोटिक, उसके अलावा निनहाइड्रिन, और एक बाईयूरेट। ये बाईयूरेट किसका टेस्ट है, ये अमीनो अम्लों का टेस्ट, क्योंकि ये वास्तव में किसका टेस्ट है, अगर आप ध्यान से देखो तो पेप्टाइड बॉन्ड मतलब क्या, अरे पहचानो तो सही, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब क्या, अमाइड। ये किसका टेस्ट है, अमाइड का। अमाइड ये टेस्ट दे सकता है, आ रही बात समझ में, ये टेस्ट किसका है बच्चों, अमाइड का। तुम्हें क्या याद रखना है कि प्रोटीन के कितने टेस्ट बताए इसमें, 3। नाम बोलो, निनाइन, हाथ पीले कौन सा, जेंथोप्रोटिक। क्या हाथ पीले किसकी वजह से होते हैं, नाइट्रीकरण, किसका नाइट्रीकरण, बेंजीन का। कौन कौन से अमीनो अम्ल देंगे जिसमें क्या हो, बेंजीन, और बेंजीन 2 में है अभी क्लियरली, टायरोसिन और
फिनाइल एनालीन। इसलिए देखो अब ये टेस्ट तभी याद रहेंगे जब तुम्हें संरचना याद हो। ठीक है क्या? आगे कौन है? बायोयूरेट टेस्ट। बायोयूरेट टेस्ट का कुछ नहीं है, अगर प्रोटीन उसमें, ये टेस्ट वास्तव में किसका है? और क्योंकि ये टेस्ट कौन नहीं देता है? अमीन। ये टेस्ट अमीनो अम्ल ये टेस्ट क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है ही नहीं। आ रही के बात सुनने? प्यारे बच्चों बोलो ना। अगला टेस्ट कौन सा है? मॉलिश टेस्ट। ध्यान रखना, नाम याद होना चाहिए। कौन सा टेस्ट? क्या याद रखोगे? मॉलिश टेस्ट, सारे कार्बोहाइड्रेटों का परीक्षण। बोलो एक बार। सारे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कौन सा? मॉलिश टेस्ट। बस ये याद रहेगा, सारे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण मॉलिश। रिजल्ट बताओ कौन सा है? कौन सा कलर आ रहा है? देखो, बस याद रखना, ये बैंगनी रंगी चल रहा है हर जगह। देखो, इससे पहले भी वॉलेट ब्लू था, इसके बाद बस एक बीच में वो हाथ पीले करवा दिए, बाकी फिर कौन था? बैंगनी। इसमें आपसे क्या पता पूछ ले, कौन है बच्चों ये? ए नहीं है, क्या लिखो यहां पर? अल्फा नेफ्थोल। कौन है बच्चों? तुम्हें याद है मैंने कभी तुम्हें चटक लाल शब्द यूज किया है कभी मैंने? देखो तुम्हें ये सब तो याद रहता है। अल्फा, देखो यहां अगर OH लगा दिया तो ये बीटा नेफ्थोल। कौन है ये? लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं तो ये कौन है बच्चों? और साथ में क्या ले लूं मैं यहां पर? कंसंट्रेट H2SO4, और साथ में क्या ले रखा है मैंने? अल्कोहल। ये जो मिक्सचर बनता है, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मॉलिश रिएजेंट। क्या बोलते हैं? आपको क्या याद रखना है? मॉलिश रिएजेंट मतलब क्या? सारे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो मॉलिश रिएजेंट डाल दो, बैंगनी रंग आ जाएगा। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, कुछ भी ले रखा है, बस हल्का सा मॉलिश रिएजेंट डाल दो, डालते ही कौन सा रंग आ जाएगा? बैंगनी रंग। ये तो आपको परीक्षण स्कूलों में भी करवाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज मिल जाता है। अब तुम्हें नहीं कराया, अलग बात है। चलिए भी, क्या ये बात समझ रही है? कौन सा टेस्ट? मॉलिश टेस्ट। प्यारे बच्चों, यहां कुछ टेस्ट देखिए, बस नाम देखो कौन कौन से। हाँ, वो नया है, पांचवा नया है, बारफोइड टेस्ट नया है। टॉलेंस पढ़ा है अपन ने, सारे मोनोसेकेराइड देते हैं। और कौन कौन देता है? सुक्रोज देता है क्या? नहीं, उसमें मुक्त हेमीएसिडल फ्री, मतलब मुक्त हेमीएसिडल नहीं है। फेलिंग के बारे में क्या ख्याल है? सारे मोनोसेकेराइड। लैक्टोज देता है? हाँ। माल्टोज देता है? हाँ। डाइसेकेराइड में केवल एक सुक्रोज है जो ये टेस्ट नहीं देता। बेनेडिक्ट भी वही है। बारफोइड टेस्ट की खास बात अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। बारफोइड टेस्ट क्या होता है? एक क्या बोलते हैं, हेक्सोज और कीटोज, मतलब एल्डोज और कीटोज को अलग करते हैं। ये एल्डोज क्या होते हैं? एल्डोज मतलब क्या और कीटोज मतलब क्या? चलिए देखते अपन क्या है। मैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सीधे आ गया, पढ़ो एक बार, पढ़ दो एक बार, फिर मैं समझाता हूं। अच्छा, मैंने गलत बोला, मैंने बोला एल्डोज कीटोज, वो अलग आएगा, वो आएगा साली। पढ़ो उसको। इस बार डेफिनेटली एक टेस्ट आएगा। जब जेई वालों ने मेंशन किया ना, जेई मेन वालों ने, कि हम तुमसे टेस्ट ले पूछेंगे, तो उसके बाद पूरे पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आए टेस्ट के। अब सोचो इतने में से कि प्रोटीन का टेस्ट कौन सा है, बारफोइड टेस्ट का काम क्या है। तो अब बताओ बारफोइड टेस्ट क्या है? मोनोसेकेराइड को किससे अलग कर रहा है? और मॉलिश क्या था? सभी का परीक्षण कर रहा था। ये कौन है? बारफोइड टेस्ट। कौन है भाई? और ये किसको अलग करता है? मोनोसेकेराइड को डाइसेकेराइड से। खास बात, मोनोसेकेराइड रिएक्शन करेगा तुरंत ईटा लाल। याद है आपको? पेलिंग विलियन का Cu2O ईटा लाल बनाएगा। कितनी देर में? 5 मिनट में। और डाइसेकेराइड रिएक्शन करता ही नहीं। लेकिन आप लगातार हीट करोगे, लगातार हीट करोगे, तो इसका मतलब क्या है? एक झूठा
एक गलत टेस्ट आ जाएगा जो आना नहीं चाहिए, और हमें लगेगा कि ये किसका टेस्ट हो गया, डाइसैकेराइड का। आ रही है बात समझ में? याद रखना, क्या याद रखना है, बारफोइड टेस्ट में अभिकर्मक कौन है, बस क्यूप्रिक एसिड डालते हैं, और जैसे भी क्यूप्रिक एसिड यानी कॉपर +2 क्या डालते हैं हम, और कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर +1। ध्यान रहेगी बात। बताओ फेलिंग विलेन में क्या यूज करते थे, कॉपर सल्फेट, याद है कुछ, और एक रोशेल सॉल्ट करके मैंने कुछ यूज किया था, नहीं है याद, फेलिंग विलियन। देखो तुम्हारे तो ऐसा है नहीं कि रोज रोज जल्दी जल्दी क्लास लग रही है, और बैचों में तो लग रही है, फिर भी उनसे उम्मीद कर सकता हूं कि कोई याद नहीं होगा, तुम्हें याद होना चाहिए, है ना। टॉलेंस में कौन सी मेटल होती है, Ag। फेलिंग में कॉपर, बेनेडिक्ट में भी कॉपर, और ये कौन सा है, बायरफॉइड में भी कौन सी, कॉपर। कॉपर +2 से किसमें बदल रही है, +1, बस ये +2 से +1 में। खास बात क्या, मोनोसेकेराइड जल्दी से परीक्षण दे देंगे, और डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड क्या करेंगे, डाइसेकेराइड वास्तव में या तो परीक्षण देंगे ही नहीं, और देंगे तो बहुत लंबी बात, और वो लंबी बात भी परीक्षण देंगे तो ये गलत है, क्योंकि लंबे समय तक उबालने से डाइसेकेराइड जल अपघटित हो सकता है और गलत सकारात्मक परीक्षण प्राप्त हो सकता है। वास्तव में कोई परीक्षण, देखो परीक्षण दो प्रकार, मैंने कहा कि ये अभिकर्मक टॉलेंस रिएजेंट से नकारात्मक परीक्षण दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टॉलेंस परीक्षण नहीं दिया, ये टॉलेंस रिएजेंट से सकारात्मक परीक्षण दे रहा है, इसका मतलब परीक्षण दिया। अरे बात सुने, पहला कौन सा था, मॉलिश, दूसरा कौन सा है, लेकिन बीच में टॉलेंस भी आया, फेलिंग भी आया और बेनेडिक्ट भी आया। अरे बोलो ना, क्या लिखा हुआ है, साली, बोलो, सेलिवोनॉफ परीक्षण। अब देखो ये किसको किससे अलग कर रहा है, पढ़ो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एल्डोस को, बस इतना ही याद रखना है इसमें, क्या याद रखना है, सुनो सुनो तो सही, मॉलिश अभिकर्मक सभी का, बायरफॉइड मोनोसेकेराइड को डाइसेकेराइड से, अगला कौन, किसको किससे अलग कर रहा है, बस अब एक बार पढ़ दो। याद रखना, कौन सा रंग आ रहा है, बस कौन सा रंग आ रहा है, लाल, बस इतना याद रखना। सालिविनॉफ मतलब क्या, एल्डोस कीटोस। चलो मैं आपको कुछ बोलता हूं, देखो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से थे, पॉलीसेकेराइड, फिर डाई, फिर मोनो। जो मोनोसेकेराइड के टेस्ट है वो कौन कौन से थे, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट। हटाओ, एक नया टेस्ट और आ गया, कौन सा, बारफॉइड। इसमें भी फेलिंग और उसकी तरह रंग आ रहा है क्या, ईटा लाल, Cu2O। हटाओ, उसके बाद हम किस पे पहुंचे, जो सबका टेस्ट दे रहा है, मॉलिश सबका, मतलब मोनोडाइट, और जो मोनोडाई और पॉली सबका टेस्ट देगा। फिर अभी हम किस पे आए, सैली, सैलिविनॉफ क्या कर रहा है, मोनोसेकेराइड में भी विभेद कर रहा है। अगर आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और आप दूसरे के पास कौन है, कीटोन, यानी एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज को अगर अलग करना हो तो कौन सा परीक्षण, सेलेविनॉफ, क्योंकि ग्लूकोज में कौन होता है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में कौन होता है। इस परीक्षण का उपयोग एल्डोज को कीटो से अलग करने के लिए किया जाता है। कौन है, देखो कीटोज परीक्षण दे रहा है, कौन सा रंग दे रहा है, लाल। अगर आपको कोई बोले कि एल्डिहाइड भी देता है क्या, या तो देता नहीं, और देगा तो बैंगनी रंग, कौन सा रंग, हर जगह तुम्हें एक ही रंग याद रखना है, कौन सा, बैंगनी। आ रही के बात सुन, अरे बोलो ना। अब एक ऐसा टेस्ट है जो केवल और केवल पॉलीसेकेराइड देते हैं, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, पढ़ना एक बार, तो मैं इसके बारे में कुछ चीजें पूछूंगा भाई, है ना। अभिषेक बताइए मेरे को, नींद ही तो आ रही है, नींद तो आती है बच्चों। आप थ्योरी वाला ही है अब, क्योंकि आप आखिरी जो लेक्चर वो भी थ्योरी वाला ही है, और थ्योरी का मतलब मैं लिखने तो दूंगा नहीं, लिख के करोगे क्या यार, आप पढ़ के भी क्या ही करेंगे, है ना।
ना 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 लिखना देखो, जहां अब ये नाम ही याद रख रहे हैं, लेकिन हमने उसकी डिटेल भी दी आपको। चलो, बाईयूरेट टेस्ट किसका टेस्ट था? प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। निनहाइड्रिन किसका था? मुक्त NH2। हाथ पीले, मैंने कहा था तुम्हें ये तो याद रहेगा, 3 थे प्रोटीन के। ऐसा कौन सा टेस्ट जो सभी के लिए, सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए लगाते हैं? क्या क्या था उसमें? अल्फा नेफ्थॉल, एल्कोहल और H2SO4। ठीक, आ जाओ। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो मोनोसेकेराइड को डाइसेकेराइड से अलग कर रहा है? बारफॉइड। कौन सा टेस्ट? इसका रिजल्ट भी वही जो फेलिंग का और बेनेडिक्ट का रहा है। कौन सा? ईटा लाल। कौन सा लाल? ईट का लाल रंग आता है, ठीक है, Cu2O बनता है। ठीक है, अब आगे हट जाओ। कौन सा परीक्षण लिखा हुआ है यहां पर? नहीं, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। अब देखो, इसके 2 रिजल्ट है। आयोडीन अगर मैं किसी पॉलीसेकेराइड के अंदर मिला दूं, आयोडीन गैस किसमें मिला दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? रंगीन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये पता नहीं क्या है ना, क्या बनता है बच्चों? रंगीन कॉम्प्लेक्स बनता है। स्टार्च आयोडीन के साथ कौन सा रंग देता है? नीला। जबकि ग्लाइकोजन कौन सा देता है? लाल भूरा। अभिषेक ये वाली बात बोल रही है, इसलिए ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का पता करने के लिए एक उपयोगी परीक्षण है। कैसे? पीछे पीछे उसको बोल, कैसे हो गया वो? उठा जतिन, सो रहा है बैठा बैठा, बताओ। हमने स्टार्च के बारे में बात कर ली और ग्लाइकोजन के बारे में बात कर ली, फिर ये अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन की बात कहां से आ गई? अच्छा, स्टार्च में क्या क्या होता है? अमाइलोज भी होता है और अमाइलोपेक्टिन भी होता है, और ग्लाइकोजन में केवल अमाइलोपेक्टिन होता है। क्योंकि स्टार्च कौन सा रंग दे रहा है, यानी वो जो नीला रंग आ रहा है वो वास्तव में अमाइलोपेक्टिन की वजह से नहीं, किसकी वजह से आ रहा है? अमाइलोज की वजह से। और यहां कौन सा रंग आ रहा है? लाल भूरा रंग किसकी वजह से आ रहा है? अमाइलोपेक्टिन की वजह से। आ रही के बात समझ में? फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे स्टार्च में क्या क्या होता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जब जिसमें अमाइलोज था वो कौन सा रंग दे रहा था? नीला। और जिसमें केवल अमाइलोपेक्टिन था उसको कौन सा? तो क्या अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन को अलग कर सकता हूं क्या? अगर जिसमें भी अमाइलोज होगा वो रंग कौन सा देगा? नीला। और जिसमें अमाइलोपेक्टिन ही होगा केवल, लाल। अरे बात सुनिए, अरे बोलो ना, कौन सा परीक्षण? आयोडीन परीक्षण। चलिए भाई, केवल परीक्षण के नाम बोलना शुरू करो। पहला परीक्षण कौन सा था? बोलो। निन। दूसरा? तीसरा? तीसरा बाईयूरेट। कौन सा था? चौथा? मॉलिश। पांचवा? टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट। बी से शुरू था, बी से। बारफोइड। क्या नाम है? बारफोइड के बाद साली। किसकी साली? सेलेविनॉफ। सेलेविनॉफ टेस्ट क्या करता है? एल्डिहाइड को कीटोन से अलग करता है वास्तव में। और एल्डिहाइड कीटोन मतलब एल्डोस को कीटोस से। कीटोन कौन सा रंग देगा? लाल। ठीक है क्या? उसके बाद स्टार्च। कितने टेस्ट हो गए? 7। अरे के बाद समझ में? अरे बोलो ना, ये टेस्ट के नाम याद रखने हैं प्यारे प्यारे बच्चों। ये वाला लाल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, क्या लिखा हुआ है यहां पर? देखो बेटा, मैं जो बोल रहा हूं वही तो बोल रहा हूं, और सही बोल रहा हूं मैं। स्टार्च में क्या होता है? एमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन। और ग्लाइकोजन में क्या होता है केवल? बच्चों, ग्लाइकोजन में क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन। ठीक है? अरे क्या हुआ, लिखते तो थे। एमाइलोपेक्टिन अगर होगा केवल तो कौन सा रंग? लाल।
लेकिन एमाइलोज आते ही रंग बदल गया, कौन सा हो गया? नीला। कौन सा रंग? तो क्या मैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का परीक्षण कर सकता हूं? अगर एमाइलोज होगा तो कौन सा रंग आ जाएगा? नीला। अमाइलोज नहीं है तो कौन सा रंग आएगा? लाल भूरा, भूरा लाल, है ना? कौन सा रंग आएगा? भूरा लाल। प्यारे बच्चों, अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं, किसी का रंग गहरा काला, हमारे में से बैठे रहते हैं क्लास में बच्चे, कोई नाटा, कोई छोटा, किसी के बाल कम, किसी की आंखों पे चश्मा, है ना? किसी का शरीर बलिष्ठ, किसी का शरीर पतला दुबला। ये ऐसा क्यों है अलग अलग? जेनेटिक्स। किसकी वजह से? ये जेनेटिक्स की वजह से। संतति, पिताजी माताजी के जैसे गुण थे जो पुराने परंपरा काल से चले आ रहे हैं, वैसे ही गुण हमारे अंदर भी आ रहे हैं और हम बदलते जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। अब सुनना अच्छे से। तो ये जो जेनेटिक्स है, ये किसकी वजह से होती है? हमारे गुणसूत्रों में के अंदर क्या होता है, मतलब हमारे हर सेल में क्या होता है? नाभिक। सेल के अंदर जो नाभिक होता है, उस नाभिक में क्या होते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र वास्तव में गुणसूत्रों के अंदर होते हैं जीन, है ना? पर ये गुणसूत्र जो में अंदर एक मटेरियल होता है गुणसूत्र के अंदर भी, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं? जो हमारे नाभिक के अंदर होता है। ये ही हमारे उस पुरानी परंपराओं को, कोई जैसे आप लोगों ने पिक्चर देखी है घर वाली बाहर वाली, जिसमें ना अनिल कपूर का एक बच्चा होता है जो साइकिल चला रहा होता है, उसके यहाँ जांग पे एक तिल होता है। तो दादाजी को शक होता है कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरा पोता है। तो वो उसको देखते खड़ा हो, अपने बेटे को बुलाते हैं। तो वो आता है, क्या हुआ? ये देख मेरी जांग पे तिल। तो मैंने, मैं क्या करूं, मैं इतनी अच्छी मीटिंग कर रहा हूं, मुझे दिखा रहे हो जांग पे तिल। ये देख तेरे बेटे के भी जांग पे तिल। तो फिर पूछते, बता तेरी जांग पे तिल क्यों आया? बोले क्योंकि पिताजी आपके हैं। तो फिर बोलता है, इसके तिल क्यों आया? क्योंकि क्योंकि इसके पिताजी के होगा, वैसे बोलता है। तो उसका मतलब इसका बाप तू है। अरे पिताजी कैसी बात करो, वो भी घबरा गया क्योंकि था तो रियल पिक्चर में वही था। संतति के अंदर गुण आना, संतति के अंदर वैसे ही गुण आना, किसकी पहचान होती है? जेनेटिक्स की, है ना? हमारा स्वभाव भी तो हम आसपास के वातावरण से होता है, लेकिन गुण, जल्दी बाल सफेद होना, है ना? आवाज में मिठास, और ये भी हमारे संतति की वजह से आ सकते हैं। कुछ बीमारियां हमारे शरीर के अंदर संतति, जैसे टाइप 2 की डायबिटीज होती है, वो हमारे शरीर में हमारे पिताजी से या माताजी से जिसके भी थी, उससे हमारे अंदर आ सकती है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गुणों का ट्रांसफर, गुणों का अवगुणों का ट्रांसफर, ये क्या होता है? जेनेटिक्स। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? न्यूक्लिक अम्ल। कौन होता है? पढ़ना एक बार, पढ़ना एक बार, पढ़ना। प्रत्येक प्रजाति की प्रत्येक पीढ़ी कई मायनों में अपने पूर्वजों से मिलती जुलती है। ये विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे संचारित होती है, यह देखा गया है कि जीवित कोशिका का केंद्रक अंतर्निहित लक्षणों के इस संचरण के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार कणों को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है, जो प्रोटीन और एक अन्य प्रकार के जैव अणु से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। यानी गुणसूत्र किससे बनता है? प्रोटीन से और न्यूक्लिक अम्ल से बनता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन है? दूसरा कौन सा? आरएनए। आरए के बाद हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है? डीएनए और आरएनए। चलो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले एक चीज और। जब पहली बार डीएनए और आरएनए के बारे में पता लगा, मतलब लंबे समय तक इसके कई सारे उपयोग काम में आने लगे। जैसे दिल्ली के अंदर एक लड़की को जिंदा ही तंदूर में डाल दिया। अब लंबे समय तक उसकी पहचान नहीं हुई, लड़की कहां गई, लड़की कहां गई। तो उस फिर लड़की की डिटेल पता करी कि कहां कहां गई थी। फिर पुलिस वालों ने पता किया कि लड़की कहां गई, कहां गई। फिर अब वही बता रहा हूं ना। तो जब जब उस लड़की की कोई पहचान नहीं हुई, तो फिर एक जगह एक तंदूर, वहां पर उस लड़की का कुछ कुछ सामान मिले कि उसको कुछ फुटेज दिखा कि ये लड़की यहां गई थी। इसके बाद बिल्डिंग से नीचे आई भी नहीं है, गई कहां है। तो फिर उस तंदूर के अंदर तो सब कुछ जल गया, हड्डियां पट्टियां सब हो गई। अब बचा केवल राख। उस राख में से
डीएनए का परीक्षण किया गया और उस राख में से डीएनए का परीक्षण किया गया तो दो प्रकार के डीएनए मिले। एक डीएनए की मात्रा ज्यादा थी और एक में डीएनए की मात्रा कम थी। हो सकता है वो लड़की जब उसको तंदूर में डाला तो उसने खूब संघर्ष किया, वो लड़का जो भी होगा या लड़का लड़की जिसने भी उसको डाला उसकी भी खाल घिस गई हो और घिसने के बाद उसकी खाल उसकी कहां में आ गई हो, नाखून में। जब जलाया हो तो उसका भी डीएनए होगा। सब कुछ नष्ट हो जाता है पर डीएनए तो रह गई। तो बाद में फिर दो डीएनए मिले तो एक ज्यादा था तो पता लग गया कि फिर उस लड़की के घर में गए, उसके कोई सामान वामान जो भी था उसमें सामान में उसके बाल वार से डीएनए का मैच किया, ये तो लड़की का है, लड़की तो जल चुकी है, मर चुकी है। ये दूसरा डीएनए कैसा है? फिर दूसरा डीएनए पता लगा कि यार ये लड़की किस किस से मिली थी। उन सब के डीएनए परीक्षण किए गए। कई लंबे समय तक परीक्षण करने के बाद पता लगा कि ये कातिल है। कोई लड़का था या जो भी क्या था, कुछ घटना हुई, उसको सीधे तंदूर में जिंदा जला दिया, पूरी की पूरी जल गई। लेकिन इसकी पहचान किससे हो गई? किससे पता लगा? डीएनए फिंगरप्रिंट। किससे बच गया वो? इसके बाद ऐसे ही हमारा एक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का एक पुराना नेता मुख्यमंत्री उत्तराखंड का जिसका नाम था एनडी तिवारी। उसने क्या किया? उसने अपनी जवानी के दौर में किसी महिला के साथ संबंध बनाए, महिला के बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद जब वो मुख्यमंत्री था तो उसने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। अब महिला मुख्यमंत्री के सामने कैसे बोल दे? मुख्यमंत्री मतलब राज्य का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी। तो मुख्यमंत्री ने कहा ये मेरा बच्चा नहीं है और वो महिला खूब संघर्ष करती रही, लेकिन डीएनए के बारे में तो पता था। उस महिला ने कोर्ट में केस कर दिया कि ये तो इसी का पिता है और डीएनए परीक्षण करो। जब तक उसकी सरकार थी तो कोर्ट में भी केस चलने नहीं दिया। सरकार हमेशा थोड़ी रहती है, बदल गई। बदलने के बाद फिर जो दूसरे हैं उन्होंने परीक्षण करवाया, परीक्षण कराते रहे, फिर टेस्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद पता लगा यही है बापा। कौन है? एनडी तिवारी। और बाद में मैंने भी देखा था जब मैं शायद स्कूल में था या कि कॉलेज में था, तो आज तक भी आ रहा था एनडी तिवारी उसकी पुच्चा कर रहा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। लेकिन जो होना था वो हो चुका। लेकिन उस महिला को या उस बेटे को उसके पिताजी के बारे में पता लगा कि ये मेरे पिताजी है, वरना मना कर दे तो मना कर दे। प्रूफ क्या है? इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या बोलते हैं? कातिलों की पहचान, माता पिता की पहचान। और हम और इसका उपयोग इंडस्ट्री में, मतलब या बोल सकते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल जिंदगी में और भी अच्छे कई प्रकार के अलग अलग इसका डीएनए मिला, उसका डीएनए मिला, और देखो आगे क्या हो रहा है। ऐसे नए सारे रिसर्च करने में इस डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। पढ़ देना एक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट कभी दूसरे से नहीं मिलता, ये पता है ना आपको? अपराधियों की पहचान, पिताजी का निर्धारण, माता पिता या बच्चों के डीएनए की तुलना करके किसी भी दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पहचान करना। मर गया, बस पूरी तरह चिकट गया, बस मांस पड़ा हुआ है, कैसे पता करें? जो जो मरा था उसकी गर्दन कट के किसी और के जाके शरीर के आसपास पड़ गई, दूसरे की यहां आ गई, ये क्या हमारा शरीर इसी को समेट के जाके इसका अंतिम संस्कार कर दे। ऐसा होता है ना, बुरी स्थिति हो जाती है जब बिल्कुल गाड़ियां पिचक जाती है, तो बिल्कुल एकदम सब कुछ मलीदा सा बच जाता है। तो उस मलीदे को इकट्ठा करके पहचान कर लेते हैं कि यार ये तुम्हारे तुम्हारे बेटे का हिस्सा है, ये तुम्हारे घर वालों का हिस्सा है, ये वो मृत व्यक्ति की पहचान करना। आगे क्या लिखा हुआ है? जैविक विकास को फिर से लिखने के लिए नस्लीय समूह की पहचान करना। जैसे हम कौन है? हम भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, हम इंसान है, तो हम पहले क्या थे? कुछ लोग, कोई लोग बोलते हैं बंदर थे, कुछ बोलते हैं क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो इंसान ही थे, ये बंदर वाली घटना बेकार है, बंदर आज भी बंदर ही है, वो इंसान क्यों नहीं बन गए? तो ये कहने की बात है। तो उस जैविक विकास की पता करना, जैसे वो मम्मीज होती है ना मिस्र के अंदर, तो उन मम्मियों को निकालना, उनके उनके डीएनए का परीक्षण करना। अच्छा ये पुराने जमाने में ऐसे लोग होते थे, अच्छा इनकी आयु डीएनए से सारी प्रश्न पता लग रही है कि अच्छा इनकी आयु 150 साल हुआ करती थी। भाई पहले उम्र ज्यादा थी, धीरे धीरे उम्र क्या होने लग गई? कम। आप बताओ हमारे जो पूर्वज बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 100 साल उम्र होती है, यही बोलते हैं। कौन जीता है 100 साल? आजकल तो कोई नहीं जीता। आजकल तो 70-75 के बाद आदमी अगर जिंदा रह जाता है तो बोलते हैं हाँ भाई साहब पूरी जिंदगी जी गया। ऐसा ही होता है ना। अब आप इमेजिन करो आज से कुछ समय बाद और धीरे धीरे आयु क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। अब वो कब होगी? ऐसे कहते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तब इंसान की उम्र 20 साल होगी, बस 20। जैसे डॉग्स, डॉग्स देखें आपने? डॉग्स की जो एज होती है ना वो 18 से 20 साल ही होती है, 18 से 20 साल।
6 महीने की उम्र में ही डॉग पिता बन जाता है, 6 साल महीने में। गाय, गाय देखो, गाय थोड़ी सी बड़ी होती है, बड़ी होते ही वो दोबारा दूध देने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाती है। उम्र भी गायों की भी कम होती है। ऐसे ही हमारा इंसान है, हमारी उम्र ज्यादा है, हाथी की उम्र और भी ज्यादा है ना, कछुओं की उम्र और भी ज्यादा है। तो कछुआ धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जितनी उम्र कम होती है उतना जल्दी बच्चे पैदा करने की संभावना होती है। जैसे बैक्टीरिया, उम्र बहुत कम है तो तुरंत टुकड़ों में टूटता है, हाँ या ना। तो ऐसे कहते हैं कि कलयुग के अंदर इंसान की आयु कितनी हो जाएगी, 20 साल। यानी 5 साल की उम्र में वो 1 साल बाद ही वो बड़ा बोलने लग जाएगा, चलो भाई कर दो मेरी शादी। समझ आया, 20 साल ही तो जीना है उसको। उसी 1 साल के बाद ही वो हो सकता है वो बड़ा हो जाए। जैसे रावण के लिए बोला जाता है कि पैदा होते ही बड़ा हो गया इतना। नहीं, अलग बात नहीं, सच बात है। अब देखो, ये हम कह नहीं सकते कि कहने की बात है, सच है। हम तो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं वो विश्वास करते हैं। ऐसे तो कोई भी किसी भी कुछ भी लिखा है किसी भी बुक्स के अंदर, कौन बोल देगा वो सच है? किसी भी हमारे में, मैं सारी माइथोलॉजी की बात कर रहा हूं, किसी बुक की बात सच है ये किसको पता? सब कहने की बात है ना, और कहना नहीं होता, विश्वास होता है। तो हम विश्वास करते हैं कि ऐसी बात घटना है, तो उसके ऐसे बोला जाता है कि वो पैदा होते क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या ये छोटी सी बात समझ आ रही है? प्यारे बच्चों, जब मैं डीएनए का विघटन करूं तो 3 चीजें मिलती है। क्या कहा मैंने? जब मैं डीएनए का विघटन करूं, पानी डाल दूं डीएनए में या आरएनए में, तो 3 चीजें मिलती है। कौन कौन सी? अब देखना है केवल, शुगर, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक, जानते हो हेट्रोसाइक्लिक? न्यूक्लिक एसिड का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूं यानी जल अपघटन करूं तो 3 चीजें, कौन कौन? शुगर कौन कौन सी? एक बनता है फॉस्फोरिक एसिड, कौन है भाई? फॉस्फेट एस्टर। और एक कौन सा? नाइट्रोजन बेस। ठीक, ध्यान से देखना भाई। शुगर में कौन सी शुगर होती है बच्चों? नहीं, पेंटो तो होती है, कौन सी? बीटा। बीटा जानते हो? लेफ्ट वाले ऊपर, राइट वाले जो नीचे है वो अल्फा, जो ऊपर है वो बीटा। देखो ये राइबोज है, क्या इसके पास लोन पेयर है प्यारे बच्चों? अरे बोलो ना, कहां अटैक करेगा? बनेगी रिंग। OH कहां है? तो कौन सी फॉर्म? अब अगर मैं डीएनए की बात, ये तो किसकी शुगर है? आरएनए की। डीएनए में क्या होगा? इस OH की जगह पर क्या आ जाएगा और नाम क्या हो जाएगा? 2-डीऑक्सीराइबोस। 2-डीऑक्सी मतलब सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन नहीं है, यही तो है डीएनए। अटैक करेगा तो होगा क्या? यही वाला अटैक करेगा यहां पर, ये रिंग बनेगी क्या? सब कुछ सेम, बस सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? H और HH। फर्क दिख गया? यहां कौन है? H और H, जबकि यहां कौन है? बस ये कौन सी शुगर है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोस। मैंने कहा जल अपघटन करने पे 3 चीजें मिल रही है, कौन सी? शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर कितनी? और ये कौन सी शुगर है? पेंटोस। इसको क्या बोलूंगा? डी राइबोस। ये कौन सा? 2-डी डीऑक्सीराइबोस। डी क्यों बोला मैंने? आखिरी कार्य सेंटर में OH का है। आगे देखो भाई, क्या लिखा है, पढ़ना। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड और 3 OH, इसको बोलते हैं H3PO4। क्या बोलते हैं? अगर मैं इस एक H को हटा के एक R लगा दूं, एक H को हटा गया तो बोलूंगा फॉस्फोमोनोएस्टर। मैं एक H को हटा के और R लगा दूं तो क्या बोलूंगा? हमारे कौन सा होता है? डाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये कौन सा है भाई? हमें किससे मतलब होना चाहिए? डाई से। और ये मालूम होना चाहिए, ये फॉस्फोमोनोएस्टर, डाइएस्टर और ट्राइएस्टर। आरएनए डीएनए में कौन होता है? डाइएस्टर। क्या यहां तो कोई दिक्कत? आगे देखो, बेस कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? प्यूरिन और पिरामिडीन। ध्यान से देखो, जिसका नाम छोटा उसके दर्शन बड़े, जिसका नाम बड़ा, बस याद रखना, नाम बड़ा और दर्शन छोटे, याद रहेगी। अब प्यूरिन, अब देखो इसमें क्या है, इसमें 2 चीजें आती है। अबे गधे, कौन है? बोलो, एडेनिन और इसमें कौन आता है? CTU, साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। ये पता है आपको?
इनकी संरचना पेपर में आएगी, पढ़ लेना। या तो बायो में आएगी, नहीं तो किसमें आएगी, केमिस्ट्री में। तो संरचना ये रही आपके सामने, देखो। एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अब देखो टी, थाइमिन और यूरेसिल में केवल एक फर्क है, किसका, तो टी से याद रखना टोलुइन। टी से क्या याद रखोगे, जिसका नाम टी उसमें एक्स्ट्रा मिथाइल, जिसका नाम टी उसका, ये तीनों के तीनों एरोमेटिक। ये कौन है भाई, पिरामिडीन। वो कौन है, एडेनिन और ग्वानिन। आगे देखो, डीएनए में कौन कौन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। बस में थाइमिन के प्लेस पे कौन रहता है, किसमें, आरएनए में। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? आगे देखो, बड़ा आसान है, तो आपका देखा देखा लग रहा है। ये कौन है बच्चों, ना न्यूक्लियोसाइड नहीं, ये शुगर। कौन है ये, शुगर के कार्बन नंबर 1 पे जो OH था वहां पर कौन आ गया, तो दोनों को मिला के क्या कहा मैंने, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें, शुगर और बेस। ये कौन सा शुगर बनाया मैंने, आरएनए या डीएनए, आरएनए। अब देखो ये कौन है बच्चों, मैंने कौन से नंबर पर, यानी यहां पर क्या लेके आ गया हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, आप बताओ बेटा सुधांशु, फॉस्फोमोनोएस्टर या डाइएस्टर, फॉस्फोमोनोएस्टर कौन है बच्चों ये, क्योंकि यहां पर एक ही जगह तो हमने कार्बन से बॉन्ड बनाया है। अगर दो जगह कार्बन से बॉन्ड बनाते तो क्या बोलते हैं, डाइएस्टर। अब इसको मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा मैंने, कौन से नंबर पे जुड़ा है, 5 नंबर पे। अब यही इसको सीधा कर दूंगा, यही अभी किसी दूसरे से कौन से नंबर पे जुड़ जाएगा, देखो एक सेकेंड पढ़ना है पर क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। अब आपको मालूम है डीएनए को बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड में केवल दो चीजें, टाइड याद कैसे आएगा, टाइड मतलब 3, याद रहेगा। देखो कैसे याद रखना, न्यूक्लियोटाइड जिसमें टी आ रहा है मतलब 3। तीन चीजें कौन कौन सी, बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, है ना। अब देखो यहां देखो, सब कुछ एनसीईआरटी का ही है। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं यहां पर, तो 1 2 3 4 5 डैश लगा दिया, क्योंकि इसके नंबर और इसके नंबर अलग नहीं हो, क्योंकि बेस में भी नंबरिंग करते हैं। ये डैश कौन से नंबर पे लगा हुआ है, ये भी कौन से नंबर पे लगा हुआ है। अगर मैं अब इसको सीधे कर दूं तो ये वाला ऑक्सीजन और इसमें रिएक्शन हो जाएगी। अब कौन से नंबर पे लग गया, तो ऊपर कौन, नीचे कौन, उल्टा भी तो हो सकता है। अब हम बात करेंगे, तो देखो ऊपर कौन, नीचे कौन। अब बताओ इस फास्फोरस ने कितने कार्बन को जोड़ लिया, तो क्या बोला, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। समझ गए आप, क्यों डाइएस्टर बोलते हैं, डाइएस्टर क्यों बोलेंगे आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐड कर रहा हूं। अब ये जो संरचना बनी है इसको क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, और डीएनए क्या होता है, लगातार लगातार एक चेन चलती रहेगी। आ रही है क्या बात समझ, प्यारे बच्चों बोलो ना। चलिए इधर देखिए, यहां देखिए भाई, मैंने एक संरचना बनाई ऐसे ऐसे देखो मैं गलत सलत बना रहा हूं, जो भी, मेरे को अभ्यास नहीं है इसका, ये कोई संरचना बनाई मैंने। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था वॉटसन क्रिक। कौन था, उसने कहा भाई संरचना ऐसे नहीं होती, अगर यहां 5-3 चल रहा है तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री, जस्ट इसके समानांतर, इसके विपरीत संरचना होगी, जिसमें क्या होगा, आ रही बात समझ में, 5 और 3, और जिसमें क्या होगा, बॉन्ड होंगे, किस किस के बीच में, ए और टी के बीच में, और जी और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के संयुक्त होंगे। आ रही क्या बात समझ में, जहां मैंने 3 लाइनें लिखी, समझ जाओगे आप। ये बात किसने बताई थी, वॉटसन ग्रे। और आरएनए का कौन सा स्ट्रैंड होता है, सिंगल या डबल, आरएनए का होता है सिंगल स्ट्रैंड। पढ़ देना एक बार, ये डीएनए आरएनए पूरा करके 10 मिनट का ब्रेक, फिर शुरू करेंगे दूसरी क्लास। ब्रेक चाहे अपना, चाहे ब्रेक खत्म हो गया, हम अपना अलग से 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक बहुत है ना। पढ़ लिया, चलो भाई मुझे ये बताओ, जब मैं डीएनए का जल अपघटन करता हूं तो क्या मिलता है, कौन कौन सी 3 चीजें मिलती है बताओ,
बोलो कौन कौन सी, इधर देख, इधर देख, ऐसे कर, ऐसे कर, सो रहा बेटा बेटा। हाँ जी भाई, कौन कौन सी तीन चीजें मिलती है? शुगर और बेस, और कौन? फॉस्फेट। फॉस्फेट वास्तव में कौन से बन बनाता है? उसको उठा, शिवा, फॉस्फोडाई एस्टर। आ रही क्या बात समझ में? चलिए भाई प्यारे बच्चों देखो, अगला टॉपिक कौन सा है? विटामिन। बस इसमें दो चीज याद रखनी है विटामिन का। अरे ये अंग्रेजी कैसे आ गई बच्चों? अरे कहा, ये लो पढ़ो। बस इतना ही पढ़ना है हमें। कौन कौन से विटामिन जो जो जल में घुले हैं? बी और सी। अब सोचो जो जल में घुले हैं, हम जब खाना खाएंगे, हम खाना खाने के बाद हमारे शरीर में खाना पचेगा, खाना पचने के बाद क्या होगा? पाचन होगा, सूसू पोटी आएगी, जो सूसू पोटी के साथ बाहर निकल जाते हैं वो कौन? बाहर निकल गए, यानी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाहर से लेने की। हाँ या ना? अभी आपको बताया था जब कोविड हुआ था तो सबको बोला था कि लिम्सी लो, लिम्सी, विटामिन सी, है ना? विटामिन डी के लिए नहीं बोला कि जाओ धूप में बैठो, ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि विटामिन डी हमारी हड्डियों में, मतलब हमारे शरीर में रहता है। सूरज की रोशनी मिलते ही वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो वसा में घुलनशील है और हमारी त्वचा के अंदर या हमारी मांसपेशियों में वो सुरक्षित रहेगा, है ना? लेकिन बचा कौन? बी और सी। वो तो भूल गया, बह गया, तो उसके हमें अलग से लेने की जरूरत पड़ेगी। अरे बात सुन में, विटामिन बी और सी ये कौन से भाई? जल में घुलनशील। लेकिन इसमें एक विटामिन है जिसका नाम है B12, B12। इसको हमारे शरीर में संग्रहित किया जा सकता है, संग्रहित होता है। अब इधर देखो, विटामिन की कमी से कई सारे रोग होते हैं, बता सकते हो कौन कौन से रोग? पहले बताओ, विटामिन के, ई, डी, ये सब कौन है? अब बचे कौन? इसको याद रखना, कौन है ये? कोबाल्ट। इसमें कौन सी मेटल है? कोबाल्ट। कोबाल्ट अमीन, इसका मतलब कौन सी मेटल? कोबाल्ट। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? ये नाम याद रखना, बाकी तो मुझे नहीं पता, पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये दो बड़े फेमस हैं जो पूछे जाते हैं, B12 और सी। सी को फुल फॉर्म एस्कॉर्बिक एसिड, और B12 मतलब कोबाल्ट वाली मेटल। अरे बस में हमारे शरीर में संचयित किया जा सकता है B12। अगर विटामिन नहीं हो तो कमी से कोई ना कोई रोग हो जाते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं देखो एक बार, एनसीईआरटी की उठा के चिपकाई है मैंने सीधे, इधर देखो। ना ना, आपको जो रोग याद रखना है जो लगातार पूछे हैं, देखो कौन से, तुम्हें पता है क्या है? इससे पूछना है बस, ये क्या लिखा हुआ है? पेट साफ होता है अपना, जिसका पेट साफ नहीं होता उसकी क्या पड़ती है? मरोड़। और मरोड़ के लिए कौन जिम्मेदार? कई लोग बेचारे बिल्कुल इतनी मेहनत करते हैं, ढंग से खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी उनके पेट में क्या है? आंतों में सूजन आती रहती है। और आंतों में सूजन रहने का मतलब क्या होता है? विटामिन B6 की कमी, यानी बी, विटामिन बी की कमी है। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए इसको क्या खाना चाहिए? फिर क्या पीना चाहिए? दाल और चना। अंडा तो जो खाएगा वो खाएगा, हम थोड़ी खाएंगे। चलो भाई, अब देखो, अब देखो, सुनो भाई, विटामिन ए क्या करता है? ये यानी आंख को दुर्बल बना रहा है, आंख से दिखने में कोई तकलीफ हो रही है तो उसकी वजह कौन? ए। रात को अंधा हो जाता है आदमी। बेरी बेरी कहां आता है? बेरी बेरी सुना है? आप में से कई लोगों को हो सकता है बेरी बेरी की जरूरत हो, मतलब भूख ही नहीं लगती सर, भूख ही नहीं लगती। कुछ लोग है ना, कहते हैं ना आप लोग में से कुछ लोग, सर क्या करें, कुछ भी खा ले भूख ही नहीं लगती। तो बस वो किन की कमी है भाई? बेरी बेरी। कुछ बच्चों को देखोगे उनका होठ कटा हुआ होता है, आपने देखा? कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, बड़े बड़ों के नहीं होता, जो पैदा होता बच्चा होता है उसी के होठ क्या होता है? कटा हुआ होता है। मतलब वो जो बोलेगा ना तो यहाँ गैप होगा, मतलब दो होठ ऐसे बीच में। हमारे होठ तो चिपके हुए होते हैं, अरे ये पूरा एक ही तो होता है ना, उसमें क्या होता है? यूं गैप होता है। तो फिर बाद में ऑपरेशन करा के उसको जोड़ा जाता है, और जब तक वो होठ जुड़ेगा नहीं, उनकी आवाज में कभी स्वर ही नहीं आ पाएगा। जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूं तो मेरे होठ उस बनावट को, आवाज को बाहर निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं यार बात? तो वो उन बच्चों को, वो उनका हमेशा तुतलापन रहेगा, या फिर उन लोग की वो जब बात बोलेंगे ना, शब्द क्या बोल रहे हैं सुनाई क्या दे रहा है, क्योंकि होठ से वो हवा का स्वर नहीं बैठ पा रहा।
इधर देखो, इसमें क्या याद रखना है, देखो क्या लिखा हुआ है, मसूड़ों से, कभी नाम सुना है पायरिया, यही तो है, ये ना स्कर्वी। अब इधर देखो, बच्चों में और कौन सा रह गया, लड़कियों में ज्यादातर समस्या ये एनीमिक। आप सब अपने हीमोग्लोबिन चेक कराओ, सब में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी, कम। लड़कों में भरपूर होता है, क्योंकि लड़कियों का तो ब्लड हर महीने निकलता है। तुम्हारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो जब लगातार खून बाहर निकल रहा है तो शरीर में खून की क्या होती है, इसको बोलते हैं एनीमिक। क्या बोलते हैं, और एनीमिया की वजह से आपको क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए, दही। दही ज्यादा से ज्यादा लीजिए, है ना, समझ रहे बात। क्योंकि अगर आप सोचो आयरन की चीजें या ऐसी चीज जिसमें आयरन मिले, है ना, तो पालक हो गया, मतलब जो भी जो आयरन दे रहा है, तो आयरन की वजह से अनार, और मैं वेजिटेरियन की बात करूंगा, मांस मछली अंडा तो है ही सब, चले भाई। विटामिन सी, विटामिन सी कौन, खट्टे नींबू वंशीय, कौन से वंशीय, नींबू वंशीय। बताओ यार हिंदी में क्या दे रखा है, नींबू वंशीय, चंद्रवंशीय, ये वंशीय, मुगल वंशीय, समझ में आता है, नींबू वंशीय कौन है। चलो भाई, चलो ये तो मतलब आपको जो मैंने बीमारी लिखी है वो याद रखना। प्यारे बच्चों, बैल तो कभी भी लग सकती है। एंजाइम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है एंजाइम में, बस इतना सा याद रखना है, एंजाइम के लास्ट में लगाया जाता है एज। क्या लगाया जाता है, एंजाइम होता है बायो कैटलिस्ट। क्या होता है, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, कौन से, सारे एंजाइम गोलीकार प्रोटीन होते हैं, घुल जाते हैं पानी में, घुल जाते हैं, पानी के साथ बह के निकल जाते हैं। अब जो पानी के साथ बह के निकल रहे हैं इसका मतलब, लेकिन एंजाइम हमारे शरीर में ही बनता है, इसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, यानी जैविक उत्प्रेरक। करोड़ों में से एक को चुन लेगा ये, एक बूंद करोड़ों पर रिएक्शन कर सकती है, या करोड़ों में से एक को चुनना हो तो ये चुन लेगा, बायो कैटलिस्ट। हर एंजाइम की क्रिया होती है, जो काम करता है उसके लास्ट में एज लगाते हैं, जैसे माल्टेज, डाइस्टेज, सुक्रेज, नाम सुने आपने, जो काम, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो काम करेगा उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, एंजाइम का अंत क्या होता है। हमारे इतना ही है बस केमिस्ट्री में, हमारे बायो केमिस्ट्री, हमारे ऑर्गेनिक में इतना ही है। बायो में बहुत सारा पढ़ते, बायो में क्या करोगे तुम पढ़ के, पढ़ो यहां क्या लिखा हुआ है, हार्मोन। हार्मोन्स तीन प्रकार के, स्टेरॉइड, पॉलीपेप्टाइड, अमीनो, बस। हार्मोन होते क्या है, अंतःकोशीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, इंटरसेल्युलर मैसेंजर। एक सेल से दूसरे सेल में अगर कोई मैसेज देना है तो वो कौन देता है, हार्मोन। हार्मोन तीन प्रकार के, कौन कौन से, पॉलीपेप्टाइड, और 8:39 हो रहे हैं, हमारी क्लास होगी अब स्टार्ट 8:50 पर, ठीक है, दिखाएंगे 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।